जीएस टॉप 100 सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये डे नंबर 4 है। डे नंबर 4। तो अपनी नोटबुक को लेकर के सामने रखिएगा, बैठ जाइए। तो पहला क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड भीमराव रामजी अम्बेडकर लेड द महात सत्याग्रह। संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी। देखो, भीमराव अम्बेडकर जी ने 1927 का वक्त था। महद, महद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एक टाउन का नाम है महद। यहाँ पे जो दलित थे, यानी जो आपके लोअर कास्ट पीपल्स थे, इनको पब्लिक वाटर टैंक से पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने, यानी अम्बेडकर जी ने अपने फॉलोअर के साथ इसके लिए लड़ाई लड़ी, जो कि एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध थी। और ये जो टैंक था, वाटर टैंक था, वो किन के लिए रिजर्व रहता था? तो हायर कास्ट वालों के लिए रिजर्व रहा करता था। अब इस आंदोलन का पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था, प्राइमरी गोल ये था इस आंदोलन का। प्राइमरी गोल ये था कि इनको अधिकार मिले, यानी राइट्स ऑफ द अनटचेबल टू ड्रॉ वाटर, यानी पानी लेने का अधिकार। राइट ऑफ ड्रॉइंग वाटर किसको? अनटचेबल लोगों को, यानी दलित्स को। ये इसका पहला पर्पस था। फिर दलितों को सोशल रेस्ट्रिक्शन थी। वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज लाइक वाटर टैंक और भी बहुत सारी सोर्सेज दलित नहीं ले सकते थे। इवेंट जो है सत्याग्रह स्टार्टेड विद अ लार्ज गैदरिंग ऑफ दलित्स। अम्बेडकर जी ने बहुत सारे दलित लोगों को इकट्ठा करके ये आंदोलन चालू किया था और सक्सेस मिली। बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद इनको अंत में सक्सेस मिली थी। ओके, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 1927 में महत सत्याग्रह चालू हुआ था। Which species of green algae, commonly known as stonewort, is often mistaken for a plant? जैसे आपके पास ऑप्शन है चारा। चारा क्या है? चारा इज अ जीनस ऑफ ग्रीन एल्गाई। ये कैसा है? ग्रीन एल्गाई है। ये भी क्या है? ग्रीन एल्गाई है। और ये स्टोन वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? तो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ये प्लांट की तरह दिखते हैं। स्टेम लाइक अपीयरेंस आता है इनका। तो चारा जो होते हैं वो एक एल्गी है, ना कि एक ट्रू प्लांट है। ठीक है, तो इसको मान लिया जाता है कि ये एक प्लांट है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चारा। अच्छा, इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं वो क्या है? तो केल्प। केल्प क्या है? तो केल्प के बारे में समझिए। तो ये लार्ज ब्राउन कलर के, कैसे? ब्राउन कलर के एल्गी होते हैं। ये ब्राउन एल्गी होते हैं। ब्राउन एल्गी हैं जो कि मरीन इन्वायरमेंट में, ठंडे पानी में, मरीन इन्वायरमेंट में, ठंडे पानी में, कैसे पानी में? कोल्ड वाटर में पनपते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं। फ्रॉन्ट्स होगा, होल्ड फास्ट होगा, होल्ड फास्ट होंगे, और साथ ही साथ स्टाइप्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन एल्गी जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और अब आते हैं ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया के बारे में समझ लीजिए। ग्लेसिलेरिया जो होता है वो रेड एल्गाई होता है। रेड एल्गाई होता है। ये कैसे जगह पे पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे मरीन एंड ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर या फिर ब्रैकिश इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? डेलिकेट ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट है सरगासम। सरगासम, सरगासम के बारे में आपको याद रखना है कि ये ब्राउन एल्गी होते हैं। कैसे? ब्राउन एल्गाई होते हैं या फिर एल्गी होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो फ्लोटिंग मैट्स। कहाँ पे? फ्लोटिंग मैट्स इन द ओपन ओशियन, इन द ओपन ओशियन। फिर आ जाते हैं
ये प्लांट जैसे लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ये प्लांट जैसे लगते हैं, लेकिन ये अपीयरेंस और हैबिटेट में, हैबिटेट यानी रहने का स्थान, ये चारा से अलग होते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है ये, लेकिन इसको स्टोन वर्ल्ड के नाम से नहीं जाना जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन अब जानते हैं क्या है। विच फेस्टिवल फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ फाउंड अ प्लेस इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जमाई षष्ठी, दुर्गा पूजा, पहला बैसाख, पोष संक्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दुर्गा पूजा। और अब आ जाते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। what impact did the green revolution have on India's independence on food imports? फूड इम्पोर्ट का ग्रीन रेवोल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स, हाँ सही बात है एकदम, ये बात सही है। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स, इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था कि हम लोग डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दें। स्टॉप्ड फूड इम्पोर्ट्स कम्प्लीटली, तो पूरी तरीके से फूड इम्पोर्ट को तो बंद नहीं किया गया था। नो चेंज इन डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट, ये बात तो एकदम गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड वाटर बॉडी क्रिएटेड बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम? तो ऑक्सबो लेक आपके सामने ऑप्शन है, ऑक्सबो लेक्स, ओके, ऑक्सबो लेक है, फिर उसके बाद एस्चरी है, लागून है और रिजर्वायर है। तो इसका सही आंसर तो आपका रिजर्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप जान लीजिए कि ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। ऑक्सबो लेक जो होता है वो नेचुरल वाटर बॉडी होता है। क्या होता है? नेचुरल वाटर बॉडी होता है, नेचुरल वाटर बॉडी होता है, और ये मैन मेड नहीं होता है। जब मैंने नेचुरल बोल दिया तो ये मैन मेड नहीं होगा। ये कब बनता है? तो मिएंडर, मिएंडर आता है, मिएंडर इन रिवर, रिवर में मिएंडर जो होता है, व्हेन अ मिएंडर इन अ रिवर इज कट ऑफ, जो मिएंडर होता है वो कट ऑफ हो जाता है, जैसे ये आया ऐसे करके, तो यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मेन रिवर बह रही है और ये कट करके एक अलग एक पार्ट बन जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, जो इस तरीके का कुछ शेप बनाएगा। ठीक है, मेन रिवर से कटाव को कहा जाता है ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, और ये कैसे होता है? तो इरोजन और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और ये कैसा शेप बनाता है? तो क्रीसेंट, CRESCENT, ये क्रीसेंट शेप बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि एक समय के बाद जब रिवर अपने रास्ते को चेंज कर ले तब क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है। अब आ जाते हैं इस्चरीज पे। इस्चरीज भी एक नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर होता है, ये भी एक नेचुरल वाटर बॉडी है। वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, रिवर से जो फ्रेश वाटर होते हैं या फिर स्ट्रीम और मीट्स जहाँ पे मिलते हैं, और मिक्सेस विथ सॉल्ट वाटर, यानी जो फ्रेश वाटर है वो किससे मिल जाएगा? सॉल्ट वाटर से मिल जाएगा। ये किससे मिलेगा? तो सॉल्ट वाटर से मिलेगा। ये किससे मिलेगा? सॉल्ट वाटर से मिलेगा। और ये सॉल्ट वाटर कहाँ से आता है? ये सॉल्ट वाटर आता है ओशियन से। फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा? ये आएगा रिवर से। ये आपको रिवर से मिलेगा। और सॉल्ट वाटर कहाँ से मिलेगा? ओशियन से। इसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि रिवर और ओशियन आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या बनती है? इस्चरीज बनती है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि इस्चरीज कहाँ बनेगी? माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर। यहाँ पे पानी का जो बहाव होगा वो स्लो हो जाएगा एंड इकोसिस्टम थ्राइव्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट वाटर मिल जाने के कारण इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये एक जोग्राफिकल फीचर है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। फिर आ जाते हैं लगून के ऊपर। लगून पे अगर बात होगी तो लगून में क्या है? ये भी एक शैलो वाटर बॉडी है, याद रखिएगा इसको, शैलो वाटर बॉडी है। अच्छा, सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ये क्या होता है? एक बड़ी सी सी है, ठीक है, एक सी है, उससे अलग होकर के एक छोटा सा
सेलो बॉडी ऑफ वाटर बन जाता है, उसे कहते हैं लगून। जैसे कि अब देखिए, और ये कैसे बनता है, तो ये बैरियर के कारण बनता है। और जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, सैंड बार, कोरल रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और बैरियर आइलैंड। कुछ लगून जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी बन जाते हैं। दे आर प्राइमली नेचुरल बॉडी फॉर्म्ड बाय द लैंडस्केप। ये बनते कारण कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो ये लैंडस्केप की वजह से बनते हैं। तो ये भी एक नेचुरल कारण हुआ। तो रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर जो है ह्यूमन मेड है, जो कि डैम बना करके हम लोग रिजर्वायर, यानी रिजर्वायर होता क्या है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। तो डैम बना करके स्ट्रीम को, रिवर और नदी, यानी रिवर और तालाब, जो स्ट्रीम होती है, रिवर होता है, उनके पानी को रोक करके हम लोग स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कामों में, ठीक है। और इरिगेशन जैसे हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया, रिक्रिएशन के रूप में किया जा सकता है। और रिजर्वायर जो होते हैं एक तरीके के आर्टिफिशियल लेक भी होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आर्टिफिशियल लेक भी होते हैं, आर्टिफिशियल लेक। ये होल्ड करते हैं क्या, वाटर, और ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद ये बनाए जाते हैं, जैसे कि डैम बना करके और वाटर फ्लो को कंट्रोल करके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्वायर। अगला है, इन विच स्टेट इज़ द नंदी अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर प्रेजेंटेड एवरी ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मिलियंस सिटीज़, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से याद आया, पाकिस्तान और यूएई में क्या हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 2025, ठीक है। Who among the following makes the rules for the more convenient transaction of the business of the state government? स्टेट गवर्नमेंट की बात कहा जा रहा है, कोई भी चीज़ करेगा तो वो गवर्नर के द्वारा ही किया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप। तो नीरज चोपड़ा। 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता एंड डांसिंग ड्रम आर टू पॉपुलर ट्रैक्स ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनंदा शंकर, बी ऑप्शन आपका सही होगा इसका, ठीक है। अब देखो, आनंद शंकर क्या है, ये एक इंडियन म्यूजिशियन है, कंपोज़र हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, और वेस्टर्न जनरी लाइक रॉक एंड जैज़, रॉक और जैज टाइप के म्यूज़िक ये क्रिएट करते हैं, मॉडर्न स्टाइल के गाने ये बनाते हैं, ठीक है। अब बेगम अख्तर के बारे में जान लेते हैं कि बेगम अख्तर कौन है भाई। बेगम अख्तर जो हैं वो गज़ल गायक हैं, ठीक है, वो एक क्लासिकल सिंगर हैं और गज़ल गाती हैं ये, और ठुमरी ठुमरी भी ये गाती थी। अब जाकिर हुसैन कौन है, तो इनको तो सब जानते हैं कि ये एक तबला वादक है। और फिर आते हैं अनुष्का शंकर कौन है, ये सितार बजाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या था, आनंदा शंकर। द टर्म रोहिंग्या क्राइसिस प्राइमरली इन्वॉल्व्स रिफ्यूजीज फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री सीकिंग शेल्टर इन वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो म्यांमार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज नोन टू बी इकाहर्या वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, तो आशा करता हूँ आप बता दिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है, केरल का है। ये क्लासिकल डांस है। में बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आउटकम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम कौन सा नहीं है? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से फूड ग्रेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी प्रोडक्शन बहुत बड़ी। हाई डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र, हाँ, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी थी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की। इम्प्रूव एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सही बात है। डिक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन, इसकी तो बात ही नहीं की गई है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 9 दिसंबर 1946, ये फैक्ट है। पब्लिक प्रोविजन रिफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज फाइनेंस्ड थ्रू द बजट एंड, आंसर आपका कौन सा होगा? कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट, कैन बी यूज्ड ओनली विद डायरेक्ट पेमेंट, कैन बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर ओनली, इज अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली। जो पब्लिक प्रोविजंस होते हैं उसको आप किस तरीके से पा सकते हो, कैसे पेमेंट करके पा सकते हो, ये पूछा गया है। तो कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट करे बगैर भी आप पा सकते हो जो पब्लिक प्रोविजंस होते हैं, यानी जो पब्लिक हित में होते हैं। द लास्ट शुंगा रूलर वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर इन विच सेंचुरी, तो फर्स्ट सेंचुरी। 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंचुरी BC। The Boilers Bill 2024 introduced in Rajya Sabha on 8 August 2024 seeks to replace which previous Boiler Act? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉयलर एक्ट 1923, बॉयलर एक्ट 1923। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन केस ऑफ, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका घटता हुआ क्रम क्या होता है। देखो, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स, एटम पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लिए रखे होंगे। तो सबसे ज़्यादा दूर मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? गैस के। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की होगी। फिर उससे कम तो लिक्विड की होगी, और इससे कम तो सॉलिड की होगी। अब इस आधार पर हम क्या कहेंगे? सॉलिड कौन है? आयरन है। वाटर क्या है? लिक्विड है। केरोसिन क्या है? लिक्विड है। मीथेन क्या है? गैस है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आयरन सही ऑप्शन हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में, यानी आयरन में। इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी दे दोगे। स्मृति मंदाना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? रेसलिंग, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो क्रिकेट आपका सही आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से कौन संबंधित है? PV सिंधु, PV सिंधु। टोबैको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में ये ध्वजवाहक रही थी शरद कमल के साथ, शरद कमल के साथ ये ध्वजवाहक भी रही थी PV सिंधु। पेरिस ओलंपिक कौन सा? 2024, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ इसमें ये ध्वजवाहक थी। अब रेसलिंग से कौन संबंधित है, बता सकते हैं आप? तो रेसलिंग से एक नाम बताइए, जैसे विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ठीक है। सुशील कुमार, सुशील कुमार भी, सुशील कुमार। हॉकी से PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। अब आखिरी क्वेश्चन है, हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताइएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एज ऑफ सितंबर 2024? ये आंसर तो आप सीधा बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है, लेकिन बाकी सब ऑप्शन में जो बैठे हुए इनका क्या काम है? तो नितिन जयराम गडकरी, इनको कौन सा प्रोफाइल मिला हुआ है? तो इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये प्रोफाइल मिली हुई है। अब बचा कौन? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये प्रोफाइल मिला हुआ है। SD कुमार स्वामी, SD कुमार स्वामी को क्या मिला हुआ है? तो इनको मिला हुआ है हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये मिला हुआ है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके पास अब 80 क्वेश्चन आ गए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस में से, और इसके साथ साथ
मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। धन्यवाद वीडियो को आप